अब हम आते हैं एडजेक्टिव पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम तीसरे पड़ाव पे पहुंच गया है। नाउन और प्रोनाउन हमने करा, अब हम कर रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर परिभाषा देखते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटी, कैरेक्टर, शेप, साइज और क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताएं बताते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, देखिए हमने जैसे अभी देखा, संज्ञा मतलब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनका नाम है वो सब संज्ञा है ना। तो और इसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग लिविंग चीज हैं, हमारे जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी सब संज्ञा में आते हैं। तो उसकी विशेषताएं बताते हैं। डिस्क्राइब क्वालिटी, उसका जो है गुणधर्म क्या है, वो अच्छा है बुरा है। कैरेक्टर है, मतलब उसका जो है चरित्र कैसा है, उसकी अभी वस्तु स्थिति कैसी है। फिर आता है शेप एंड साइज, उसका आकार प्रकार कैसा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, ठिगना है, लंबा है, पतला है। फिर उसकी क्वांटिटी, उसकी जो विशेषता है वो क्या है। ये सारी चीज़ों को जब हम डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं विशेषण। इसका एक एग्जाम्पल, मतलब वह लड़की है, वह डैश लड़की है। वह लड़की कैसी है, अगर मुझे बताना पड़ता है वह एक लड़की है, ठीक है। वह अच्छी लड़की है, वह लंबी लड़की है, वह इंटेलिजेंट लड़की है, वह दुखी लड़की है। तो लड़की एक है, उसको हम अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जिस वक्त जिस सिचुएशन पे जिस विशेषण की ज़रूरत होती है उस तरीके से उसको हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो इसको हम विशेषण कहते हैं। इस एडजेक्टिव के भी अपने कुछ प्रकार होते हैं जिसको हम अभी एग्जाम्पल सहित प्लस हिंदी में उसको क्या कहेंगे इसके साथ हम देख। So students, now we will learn about the types of adjectives. Adjectives के कितने प्रकार होते हैं। ये कोई सैद्धांतिक प्रकार नहीं है कि यही प्रकार होते हैं, पर हमने हमारी सुविधा के लिए उसको 8 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। We have distributed it in 8 different categories. Okay? The first one is descriptive, जिसके अंदर उस संज्ञा अथवा सर्वनाम की कुछ विशेषताओं को, उसके कुछ गुणधर्मों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटिव। चौथा है इंटरोगेटिव, कुछ प्रश्नवाचक भी होते हैं, वो हम आपको बताएंगे उस कैटेगरी में जब जाएंगे, उसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पांचवा है न्यूमरल, अंकों के द्वारा भी विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। वी कैन शो द क्वालिटी, क्वांटिटी और कैरेक्टर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विथ यूज ऑफ न्यूमरल्स ऑल्सो। न्यूमरल्स मतलब संख्याएं। छठा हमारा विभाग है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी मतलब किसी चीज की मात्रा। सातवां है प्रॉपर और आठवां है पजेसिव। तो आइए हम जो है इन जो हमने 8 श्रेणियों में इसे विभाजित किया है उनके हर एक के कुछ कुछ उदाहरणों को वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे। सर एडजेक्टिव जो होता है, जो एडजेक्टिव हम जिसको बोलते हैं उसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। तो इसका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अच्छा, मतलब मैं एडजेक्टिव गलत बोल रही हूँ। एडजेक्टिव नहीं बोलना है। ओके। इंग्लिश भाषा के अंदर कई बार एल अथवा डी अथवा जैसे आर, आपने वेडनेसडे बुलाया था, वेडनेसडे नहीं होता, अच्छा। वेडनेसडे। वी हैव टू कॉल इट वेडनेसडे रादर वेडनेसडे। अच्छा, जैसे थर्सडे बोलते हैं हम। थर्सडे के अंदर भी आर हल्का सा अच्छा साइलेंट हो जाता है कि थर्सडे बोलते हैं, थर्सडे। अच्छा, इसमें ओके, वेडनेसडे। वेडनेसडे जब हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पढ़ा था, इसी प्रकार से तब हमने बोला था एडजेक्टिव के अंदर डी आता अवश्य है, परंतु इसका जो उच्चारण करते हैं तो इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, ठीक है। एडजेक्टिव से दिस बोर्ड इज वेरी कलरफुल। अब आपने इस बोर्ड को कलरफुल कहा, इट्स आल्सो एन एडजेक्टिव। ओके, दिस बोर्ड इज कलरफुल। ओके, पहला होगा दिस इज अ बोर्ड। हाउ दिस बोर्ड इज? दिस बोर्ड इज वेरी कलरफुल।
तो कलरफुल हो गया, जो इस बोर्ड की विशेषता विशेषता को बता रहा है। बोर्ड तो है परंतु उसकी विशेषता क्या है कि वो कलरफुल कलरफुल है, Colourful क्योंकि है। बहुत अलग अलग कलर से इसमें लिखा हुआ है, इसलिए दिस बोर्ड इज वेरी कलरफुल। ठीक है, हम अगर ये बात करते हैं, दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा पेन है। एक्सपेंसिव ये पेन है परंतु ये बहुत महंगा है, जैसा मैडम ने कहा। तो महंगा होना, टू बी एक्सपेंसिव, ये इसकी विशेषता ये है। इसकी विशेषता हो गई, इसलिए ये इसका इस पेन का एडजेक्टिव हो गया। ये इस पेन का एडजेक्टिव हो अगर गया। मैं कहूं कि ये पेन 2 रुपए का है तो शी विल टेल मी कि इट्स सो चीप, दिस पेन इज सो चीप, ये बहुत सस्ता पेन है, ये बहुत सस्ता पेन है। तो यह भी इसकी ये भी इसकी विशेषता विशेषता हो गई। विशेषता से आप यह ना समझे कि हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें या किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई अच्छी बात ही कहना है। हमेशा तारीफ नहीं, किसी भी जो है नाउन या प्रोनाउन का वस्तु स्थिति को दर्शाना, दर्शाता चाहे वो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, बुरी हो, बहुत बुरी हो, ये सारी जो डिग्री सारी वाइज जो डिग्रीज जो होती है हैं, उसके हिसाब से किसी भी नाउन की विशेषताएं बताना। नाउन की विशेषता मतलब अमूमन हम ये सोचते हैं विशेषता मतलब कोई अच्छी चीज, पर यहाँ एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं, whenever we'll talk about adjective, we have to tell what exact it is. what is the real state of Real that thing? state of that. Maybe good, bad, worst or excellent, whatever it is. 8 कंपार्टमेंट्स प्रकार। के बारे में देख लें, उसके बाद में हम उस डिग्री की जो अभी आपने बात की उसकी जी। भी लास्ट में बात करेंगे। Okay, sir. ठीक है, हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर पहला प्रकार जो हमने लिखा है वो देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव या डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। इसके अंदर अगर अपन उदाहरण लेते हैं तो जैसे एक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, अगली या पॉपुलर या इस प्रकार के कई शब्द हैं, ये सब इस कैटेगरी के अंदर रखे जा सकते हैं। तो इसका वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। दिस वॉच इज एक्सपेंसिव, यह घड़ी महंगी है, बहुत महंगी है। तो इसके अंदर एक्सपेंसिव क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। किसका एडजेक्टिव हो गया, वॉच का एडजेक्टिव हो गया। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके अंदर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। किसका एडजेक्टिव है, गर्ल का एडजेक्टिव है। ठीक है, एक और देखते हैं, धोनी इज अ पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ इंडिया। इसमें पॉपुलर क्या है, इसकी विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, धोनी नामक जो खिलाड़ी है MS धोनी, उसकी विशेषता बताता है कि वह सर, भारत का। इसमें इंडिया भी नाउन होगा और धोनी भी नाउन होगा। हाँ, इसमें इंडिया भी नाउन है। वह तो उसकी स्थिति बता रहा है कि धोनी कहाँ का रहवासी है। अच्छा। इंडिया का रहवासी है और इंडिया के अंदर बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा। प्रसिद्ध कौन है, धोनी प्रसिद्ध है। अच्छा, इसलिए विशेषण इसमें प्रसिद्धि है, तो पॉपुलर इसमें एडजेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, पॉपुलर इसमें एडजेक्टिव होगा और धोनी इसमें नाउन होगा। नाउन होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव है, अच्छा है, बुरा है, सारी चीजों को डिस्क्राइब करेगा। हाँ, गुड, बैड, सब। डिस्क्रिप्टिव करने वाले ही ये सारे वर्ड्स हैं। Okay, Expensive, वर्णनात्मक हम जिसको बोलते हैं, वर्णनात्मक जिसे कहते हैं, इलैबोरेट। इलेबरेट समथिंग्स कैरेक्टर, इसलिए हमने उसको डिस्क्रिप्टिव वाली शाखा के अंदर Okay. डाला हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स प्रदर्शित करना। यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग। हमारे जो मॉडल्स होते हैं उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपने एग्जीबिशंस में, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करने वाले। ओके। और वैसे अब भी हमने एक जो भाग किया था प्रोनाउन का, हाँ। उसके अंदर आपने देखा होगा हमने एक टेबल बताया था। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर जो This, प्रोनाउंस, that. हाँ, दिस, दैट, दोज, दीज,
दिस दैट ये दोज सारे दिस। क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि दिस इज माई पेन एंड दीज आर माई पेन, दीज आर माई पेन। एक पेन है तो एक, दीज आर माई पेन। फिर हमने एक से बताया अधिक था है। अगर ये पेन बहुत दूर रखे हुए हैं तो मैं क्या करूंगी, दोज आर माई माय पेन। पेन्स। और अगर Those एक पेन are- रखा होगा, और अगर एक पेन रखा होगा तो दैट इज माय पेन। दैट इज माई पेन, दैट इज माई पेन या दैट वन इज माई पेन। और अगर बहुत सारे हैं तो दोज आर दोज आर माई पेन्स। तो इस तरीके से किसी दूरी को या किसका वो पर्टिकुलर नाउन है उसको ये दिखाता है। बताता है। दिस इज माय पेन। अब पेन कई हो सकते हैं, पर मैं क्या बता रहा हूं कि दिस वन, यही, यानी ये इस पेन की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है कि दिस, इसलिए इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की विशेषता बता रहा है। ठीक है। दैट बुक इज इज गुड। गुड। वह किताबें बहुत हैं, पर मैं किसकी तरफ इंगित कर रहा हूं? किसी एक पर्टिकुलर किताब की तरफ। दैट बुक। तो इस बुक की क्या विशेषता हो गई कि वही किताब जिसे मैं बता रहा हूं, इसलिए यहां पे दैट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। ठीक है। ठीक है। अब हम अगली श्रेणी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट करना सर मतलब बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। अच्छा, जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो वर्ड्स लिखे हैं वो है ईच वन, एवरी वन, एवरीबॉडी। मतलब जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ किन लोगों के पास है या किन किन के पास वो चीज़ है या किन किन में वो योग्यता है या उस पर्टिकुलर एक जो मॉब है उनमें से किस लोगों से आपको विशेषण देना है, मतलब किन किन लोगों के बारे में आपको बताना है। क्या आपको सबके बारे में बताना है, क्या आपको कुछ लोगों के बारे में बताना है, कुछ एक के बारे में बताना है या किसी के बारे में भी नहीं बताना है। ये वाली जब स्थिति आती है तब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। इसमें ईच वन, एवरी वन, एवरीबॉडी, ये सारी जो है चीज़ें आती हैं। इसके कुछ उदाहरण देखें सर। यस, आप बताएं, ईच वन का उदाहरण बताएं। ईच वन ऑफ देम इज माई फेवरेट। करेक्ट। ईच वन ऑफ देम। देम मतलब उन लोगों में जो Yes, एक किसी each one of ग्रुप them. की हम बात कर रहे हैं। देम। ईच वन ऑफ देम ईच वन ऑफ देम। ईज आएगा यहाँ पे। ईज माई फेवरेट। फेवरेट। सर आपने पहले आर हटा के इज क्यों किया? क्योंकि यहाँ ईच वन है इसलिए। ईच वन एक एक को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ जो, हम जो हर क्रिया एक के है, बारे में बता रहे हैं, प्रत्येक के बारे में बता रहे हैं, सबके बारे में बताना नहीं है। एवरीवन इज माय फेवरेट नहीं बोला मैंने ये बोला ईच वन ऑफ देम इज माय फेवरेट। ओके। Yes. फिर है एवरीवन विल पे टैक्स। एवरीवन विल पे टैक्स। एवरीवन विल पे टैक्स मतलब हर आदमी टैक्स को पे करेगा। चलिए, इसके अंदर हर एक की विशेषता बताई जा रही है कि हर एक को वो काम करना होगा। क्या काम करना होगा? टैक्स पे टैक्स करना। को पे करना होगा। टैक्स को पे करना होगा। ओके। ठीक है। फिर आता है एवरीबॉडी विल गेट वैक्सीनेटेड। एवरीबॉडी विल गेट वैक्सीनेटेड। हमने पहले देखा था एवरीवन, एवरीबॉडी का बेसिक एक ही अर्थ होता है।
everyone will get vaccinated. Everyone or everybody, anything can be everyone और used. everybody का मतलब एक ही होता है. इससे पहले हमने प्रोनाउन में देखा था. एक्चुअली इसके अंदर क्या है कि एवरीबडी विल गेट वैक्सीनेटेड. वैक्सीनेटेड का मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा हुजूम है लोगों का. मान लीजिए कि 10 लोग हैं, तो उसमें से हर एक को ये बताया जा रहा है कि आप में से हर एक का वैक्सीनेशन होगा. जैसे हमको क्लास में मैडम बोलती है everyone has to submit their homework copy. एक्चुअली अपने को इसके अंदर यह लिखना चाहिए कि एवरीबडी विल गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम द ग्रुप. फ्रॉम द जब Group. हमको क्लास टीचर बोलती है everyone has to submit their homework copy, मतलब सभी लोगों को होमवर्क कॉपी देना पड़ेगी. पर वो किसकी बात करती है? उस क्लास में बैठे हुए छात्रों की बात पूरे जो है स्कूल के लोगों को उनको होमवर्क कॉपी नहीं देनी है, या पूरे भारत के लोगों को, या आप जिस शहर गांव में हैं उसके सबको कॉपी नहीं देनी है. तो ये जब भी हम बात करते हैं एक विशेष ग्रुप, समुदाय, या जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, या जो हम कभी लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो जिन लोगों के बारे में बात चल रही है उन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं एवरीबॉडी. अब ये इसके अंदर ग्रुप Got क्या it? है? ग्रुप क्या है? ग्रुप एक प्रोनाउन है. प्रोनाउन है इस प्रोनाउन की क्या विशेषता बताई जा रही है? एवरीबॉडी. उस ग्रुप के हर व्यक्ति, हर सदस्य को, मतलब इस ग्रुप नाम के प्रोनाउन की यह विशेषता हो गई एवरीबडी. एवरीबडी विल गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम दिस ग्रुप. अच्छा, एवरीवन विल गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम दिस ग्रुप. ठीक. ओके. ठीक. अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके. इसके अंदर व्हाट, विच और हुज, इन तीन का समावेश होता है. इसको अपन देख लेते हैं. व्हाट के लिए अपन वाक्य देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर हाउस. ओके. इसके अंदर आप देखेंगे कि आपका हाउस है, उसको वो एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है. घर बहुत से हैं, पर व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर हाउस. यहां पर ये जो है व्हाट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो हाउस है इसकी लोकेशन क्या है. ठीक है. दूसरा आता है विच. बताइए मैडम. विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट टू परचेज? विच ऑफ these these. Yes, correct. Which of these books you want to purchase? you want. You want. Okay. किताबें बहुत सारी हैं. हाँ. उसके अंदर से इनके अंदर से आपको कौन सी चाहिए? Which एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ. किसके संदर्भ में? बहुत सारी बुक्स के संदर्भ में. these books के संदर्भ में. ठीक है. ये दीज बुक्स, दीज का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा बुक है. यहां तो उसके अंदर एस लगा ही हुआ है, मतलब प्लूरल का सेंस आ ही रहा है. तो विच ऑफ दीज बुक्स यू वांट. इन बहुत सारी किताबों में से आप कौन सी पर्टिकुलर किताब चाहते हैं. ठीक है. तो तीसरे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का हम यूज देखते हैं हुज का. हुज अम्ब्रेला इज लाइंग आउटसाइड. अम्ब्रेला बहुत सी है, पर ये जो अम्ब्रेला बाहर पड़ी है घर के, ये किसकी है? हुज अम्ब्रेला. ओके. ये जो है उसकी विशेषता बता रही है उस पर्टिकुलर अम्ब्रेला की, इसलिए इसका इंक्लूजन उसके अंदर किया गया है. ठीक है. अब अगला हम देखते हैं टाइप, न्यूमरल टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके. न्यूमरल टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट है, सेकंड है, ऑल है, 10th है, 20th है, 30th है, 100th है. ये इस टाइप की जो न्यूमरल्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं किसी नाउन को, उसका इंक्लूजन न्यूमरल वाले सेक्शन में किया जाता है. जैसे नाम से बहुत स्पष्ट होता है इसमें कि न्यूमरल्स मतलब नंबर्स के साथ में. नंबर्स हम हर जगह यूज़ करते हैं कि आई एम हैविंग 10 कार्स, आई एम हैविंग
5 cars, टुडे इज माई 25th एनिवर्सरी, है ना, या टुडे इज हिज फर्स्ट बर्थडे, उसका बर्थडे है बट कौन सा वाला बर्थडे है, अगर उसका पहला बर्थडे है, 5वां बर्थडे है, 6ठा बर्थडे है, व्हेन वी डिनोट स्पेशल थिंग विद द नंबर्स, वॉट एवर इट इज़, जब या तो उसके नंबर ऑफ कार्स ही इज़ हैविंग, नंबर ऑफ बुक्स ही इज़ हैविंग, परसेंटेज उसके कितने आए हैं, 90% ही गॉट, या ही इज़ हैविंग 5 years ओल्ड, या ही इज़ हैविंग 5 पैट्स, उसका 25th एनिवर्सरी है। जब एनिवर्सरी है, पैट्स होते हैं, कार्स होती हैं लोगों के पास, पर जब हम नंबर के साथ उसको प्रदर्शित करते हैं तो वो जो नंबर उसकी विशेषता हो जाते हैं, ठीक है। तब कोई पास होता है तो कितने मार्क्स से पास हो गया, अगर किसी ने बोला कि 98% के साथ पास हुआ तो वो उसकी एक विशेषता हो जाती है। He got first position in merit लिस्ट। ओके, अब ये ही जो है एक प्रोनाउन है, इसने क्या किया, मेरिट लिस्ट में तो आया पर फर्स्ट पोजीशन पे आया, ठीक तो है। ये इसकी फर्स्ट जो है नंबर्स के साथ इसकी विशेषता विशेषता हो हो जाती गई, है। ठीक है। तो ये इसके लिए एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। Okay. He is having 10 pets, 10 dog in his house. ओके, he is He is having having 10 dogs in his house. मतलब लोगों के यहाँ 1-2 होते हैं, उसके यहाँ 10 अगर उसने डॉग्स को पाल के रखा है, 10 उसने कुत्ते पाल के रखे हैं, तो इसका मतलब ये एक स्पेशलिटी हो गई। अमूमन ऐसा नहीं होता है। इस तरीके की जब हम नंबर्स की बात करते हैं तब ये नंबर्स के द्वारा भी संज्ञा और सर्वनामों की विशेषताओं को प्रदर्शित जैसे किया जाता किसी है। भी स्कूल की जो है 50th एनिवर्सरी है, या किसी भी देश में किसी एक महात्मा जी की या 100वीं जयंती है या 150वीं जयंती है, ये एक स्पेशल नंबर्स होते हैं जो उसकी एनिवर्सरी या जो सेरेमनी है उसकी विशेषता बताते हैं। तब हम इसको न्यूमरल जो है एडजेक्टिव कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, विशेषण, मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता दर्शाने वाला जो शब्द होते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव बहुत जिसको कहते हैं इंटरेस्टिंग टाइप के ये होते हैं, प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताने वाले, ठीक है। क्वांटिटेटिव से मतलब होता है मात्रा संबंधी। मात्रा मतलब कितनी मात्रा है, ज़्यादा है, कम है, बिल्कुल कम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लिटिल, मच, मोर, फ्यू, लार्ज, स्मॉल। इट्स ए स्मॉल हाउस, इट्स ए हाउस बट इट्स स्मॉल। इट्स साइज इज, जो यहाँ पे हमने लिखा है साइज के बारे में बताते हैं, इट्स साइज इज स्मॉल, इट्स ए स्मॉल हाउस। इट्स अ लार्ज प्लेग्राउंड, ये एक बहुत फैला हुआ विशाल खेल का मैदान है, ठीक है। शी इज हैविंग लार्ज पॉन्ड इन हिज विलेज। ओके, लार्ज पॉन्ड, पॉन्ड है पर वो कैसा है, बड़ा है, फैला हुआ है, लार्ज पॉन्ड है। तो लार्ज उस पॉन्ड की विशेषता हो गई, उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैं अगर कहूं आई डोंट नो मच अबाउट यू, हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा बहुत नहीं जानती, ज्यादा नहीं जानती, जानता हूं पर मैंने ये प्रदर्शित कर दिया कि बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, ठीक है। तो ये भी एक उसकी विशेषता हो गई। ओके, विल यू गिव मी फ्यू टिप्स ऑन इंग्लिश? Few tips. I can give you tips, but you asked me to explain few tips. फ्यू टिप्स मतलब क्या आप मुझे थोड़ी जानकारी देंगे? Few tips. फ्यू मतलब थोड़ी। अब ये टिप्स क्या है, अपने आप में एक नाउन है। ये इसकी few जो है इन्होंने उसकी विशेषता बता दी है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की
मात्रा अथवा उसके परिमाण जिसे कहा जाता है हिंदी सर, के अंदर, इसमें उसको हम ये भी प्रदर्शित कह करते सकते हैं। ना कि रीटा इज मोर क्लेवर देन हर्षित। वो कंपैरेटिव वाली डिग्री आती है, वो हम इसके बाद में करेंगे। अच्छा वो कंपैरेटिव डिग्री है, Okay. वी विल सी इट। अच्छा, फिर हम ये कह सकते हैं कि रीटा इज मोर एफिशिएंट। मोर इफिशिएंट, ओके। Okay. नहीं, मोर इफिशिएंट अगर आप बोलेंगे तो आपको तो सामने comparative. कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा Okay. जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। इसलिए हम अभी ये पॉजिटिव 8 टाइप्स हो जाने के बाद में हम उसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है। ठीक है। और ये फिर प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एशियन, इंडियन, अमेरिकन। ये क्या है? ये आपकी जो एथनिसिटी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसको प्रदर्शित करता है। Okay, this है? is used for something very proper, because you belongs to which place, or this is a place where I have been there, or this is a you can say that is a mountain which is situated in a particular city, or which is particular situated in a particular nation. जैसे नियाग्रा फॉल की हम बात कर रहे हैं, तो नियाग्रा फॉल जो है अमेरिका में है। अगर हम हिमालय की बात कर रहे हैं तो इट इज सिचुएटेड इन इंडिया ऑल्सो। तो इस तरीके की जो हम बात करते हैं तब हम प्रॉपर एडजेक्टिव की बात करते हैं। नो, यू आर टेलिंग द लोकेशन ऑफ दैट थिंग। ओके, आई एम ट्राइंग टू से एशियन, इंडियन और अमेरिकन। आई एम एन इंडियन, आई लिव इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम इंडिया। आई एम, मैं हूं, पर मैं कौन हूं? मेरी विशेषता क्या है कि मैं इंडियन हूं। यह विशेषता है मेरी, आई एम। ओके सर, इसका मतलब ऐसा नहीं आएगा कि सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होगा। नहीं, सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है। अच्छा। आई एम एन इंडियन सिटीजन। मैं सिटीजन तो हूं, पर कहां का हूं? इंडिया का हूं। ठीक है। ही इज एन अमेरिकन सिटीजन, तो ही इज, वह है, पर वो क्या है? अमेरिकन है। ठीक है। इस तरीके से हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स को देखते हैं। एक सबसे लास्ट वाला आता है पजेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव के वो वाले प्रकार जिसके अंदर कंपैरिजन होता है। तो हर एक विशेषता का कोई ना कोई डिग्री होता है। एक पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, एक कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री में उसका जो मूल शब्द है वो लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिच। रिच मतलब अमीर या धनवान। रिच का कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है रिचर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है रिचेस्ट। इसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री में जब उस पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER लगता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, और EST अगर उसके पीछे लग जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। एक अपन उदाहरण देखते हैं, जैसे हरी इज रिच। पर कंपैरेटिव डिग्री में सामने कोई ना कोई कंपैरिजन के लिए होना जरूरी होता है। अब यहां तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि हरी इज रिच, ये उसकी विशेषता हो गई। पर अगर उसकी विशेषता किसी और से ज्यादा या कम है तो ये दिखाने के लिए सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहां हम जैसे लिखते हैं कि हरी इज रिचर देन मोहन। तो यहां पे कंपैरिजन किससे हो गया? मोहन से कंपैरिजन हो गया। किसका हो गया? हरी का हो गया। ठीक है। यह समझ में आया कि हरी जो है वह मोहन से ज्यादा अमीर है। ठीक है। अब एक सुपरलेटिव वाला डिग्री का केस देख लेते हैं। हरी के बारे में ही देख लेते हैं। हरी इज रिचेस्ट इन द टाउन। अब इसमें यह बताया गया कि ये जो मिस्टर हरी हैं, ये पूरे नगर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ही इज रिचेस्ट अमंगस्ट ऑल। ओके, इस तरीके से होता है। एक अगली और अपन विशेषता देख लेते हैं, जैसे टॉल। सुरेश इज अ
टॉल बॉय। सुरेश एक ऊंचा लड़का है, ठीक है। अब अगर उसका किसी से कंपैरिजन करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि सामने कौन है। सुरेश इज टॉलर देन महेश। अब इस पे क्या अपने को इंफॉर्मेशन मिली कि सुरेश ऊंचा है पर वह महेश से भी ऊंचा है, टॉलर। मैंने जो आपको बताया था ईआर बाद में लग जाता है, टॉल से क्या बन गया, टॉलर बन गया। और टॉलेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म में अगर उसको अपन देखें तो सुरेश इज टॉलेस्ट इन द क्लास। सुरेश जो है वो हम अपनी कक्षा के अंदर सबसे ऊंचा लड़का है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ इस प्रकार के विशेषण होते हैं जिसके पीछे ईएसटी लगने से वो सुपरलेटिव हो जाते हैं, ईआर लगने से वो कंपैरेटिव डिग्री के बन जाते हैं, और उनका जो मुख्य मूल जो उनका होता है वो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है। फिर गुड में कैसे करेंगे सर? गुड गुडर गुडेस्ट तो नहीं होता। गुड गुडर गुडेस्ट नहीं होता है। कुछ इस प्रकार के होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव डिग्री का उसके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। ये कोई सिद्धांत नहीं कि हमेशा हर विशेषण के साथ ईआर या ईएसटी लगाने से वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बन ही जाते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। गुड का जो होता है, गुड का होता है बेटर और बेस्ट। इसका एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है इंग्लिश में कि एक सिलेबल एक शब्द होता है जिसे हम सिलेबल मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं शब्दांश बोलते हैं, शब्द का अंश, शब्द के टुकड़े। अब मैं रिच बोलता हूं, एक बार मैंने मुंह खोला रिच, पूरा शब्द एक बार में बाहर निकल गया। मैं टॉल बोला, एक बार मैंने मुंह ओपन किया, पूरा का पूरा शब्द बाहर निकल गया। तो इस प्रकार के जो अधिकतर विशेषण होते हैं उनके अंदर जो है ईआर और ईएसटी लगाने से वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां बन जाते हैं, अधिकतर बन जाते हैं। परंतु अब जैसे मैं अगर गुड का उच्चारण करूं या ब्यूटीफुल का उच्चारण करूं, ब्यूटीफुल के अंदर भी आप देखेंगे फुल आपको दो शब्द अलग अलग मिलके दो सिलेबल अलग मिलके जो है वो बना हुआ है जी। तो उसके अंदर इस प्रकार की ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती ईआर या ईएसटी लगाने की। अच्छा। तो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहा था तब मैंने आपको टोका था कि हम इसकी बात चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। हाँ। तो ब्यूटीफुल के अंदर क्या होता है कि मोर और मोस्ट लगा के उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती हैं। जैसे ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री हो गई, मोर ब्यूटीफुल कि शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका मतलब Most वो जितने beautiful, भी लोग हैं उनके बीच में सर्वाधिक सुंदर, सबसे सुंदर है। और अगर हम ये बात करते हैं कि ही इज टॉलेस्ट वन, इसका मतलब वो जितने भी वहाँ आजू बाजू के लोग हैं उनमें सबसे टॉलेस्ट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि ही इज टॉलेस्ट इन द क्लास, सुरेश इज टॉलेस्ट इन द क्लास। ओके। तो ये सारी चीजें जब हैं ये नाउन के साथ लगती है, और जब नाउन के साथ लग के किसी भी चीज की विशेषता बताती है तब ये एडजेक्टिव हो जाती है। यस यस यस। हम अब भी थोड़े से क्या हैं जो इस टाइप के इरेगुलर टाइप के जो ये हैं उनको और देखेंगे, थोड़ी देर में हम उनको भी देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ईआर और ईएसटी लगाने से ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बन जाती हैं। कई ऐसे विशेषण होते हैं जिन्हें हमें अलग तरीके से उन्हें फिर याद ही करना पड़ता है, मतलब उन्हें आप इस प्रकार की किसी सुविधा से या याद रख के नहीं कर सकते, उन्हें आपको रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है, उन्हें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर पैटर्न वाले होते हैं, जैसे कि गुड है। गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर और सुपरलेटिव होता है बेस्ट। इसी तरीके से बैड का होता है वर्स और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। लिटिल का होता है लेसर और
सुपरलेटिव होता है लीस्ट। लीस्ट मतलब बहुत ही कम, जिसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका अपन प्रयोग अगर देखें तो अजय इज अ गुड बॉय। ठीक है, अजय एक अच्छा लड़का है। पर यदि हमें उसका कंपैरिजन करना होगा तो सामने किसी न किसी को लाना होगा। अजय इज अ बेटर बॉय देन विजय। इसके अंदर ये आपको समझ में आया कि अजय विजय से भी बेहतर लड़का है। वहां पे हमने कौन सी डिग्री यूज की? कंपैरेटिव डिग्री, बेटर। और बेस्ट मतलब सर्वोत्कृष्ट। ही इज द बेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब सारे स्टूडेंट्स के अंदर वो सबसे अच्छा है, तो वो बेस्ट कहलाएगा। दिस वन इज बेस्ट ड्रेस। दिस वन इज बेस्ट ड्रेस। और ऐसा ही गुड के बारे में जैसा होता है वैसे ही बैड के बारे में भी होता है। बैड भी एक इरेगुलर पैटर्न है एडजेक्टिव्स का। बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, बिल्कुल ही खराब, सबसे खराब। ठीक है, बैड मतलब अजय इज ए बैड बॉय, तो अजय इज वर्स देन विजय। वह विजय से भी बुरा लड़का है। और ही इज द वर्स्ट बॉय इन द क्लास, मतलब सारे क्लास के अंदर अगर समझिए 50 स्टूडेंट है तो सबसे बुरा लड़का अजय है। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, लिटिल। लिटिल मतलब कम। ये वैसे अनकाउंटेबल के अंदर आता है। लिटिल मतलब अनकाउंटेबल के अंदर आता है। लेसर उसका कंपैरेटिव फॉर्म होता है। और लीस्ट यानी बिल्कुल ही कम। देयर इज ए लिटिल वाटर इन द ग्लास। द ग्लास इज हैविंग लेसर वाटर देन द बकेट। बकेट से कंपैरिजन हो गया, बकेट के अंदर ज्यादा पानी है, ग्लास के अंदर कम पानी है। और दिस ग्लास हैज द लीस्ट वाटर अमंगस्ट ऑल ग्लासेस। वहां पे 10-20 ग्लास भरे हुए हैं, परंतु उसके अंदर इस वाले ग्लास में सबसे कम पानी है। तो ये क्या हो गया? लीस्ट, LEAST, सबसे कम पानी उसके अंदर भरा हुआ है। ये हमने कुछ इरेगुलर पैटर्न वाले एडजेक्टिव्स देखे। मतलब सर इस शब्दों से मालूम पड़ जाता है कि ये कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं, या हम वर्स्ट की जगह बात करते हैं तो मतलब सबसे बुरा ही होगा ये है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्स्ट से भी कोई बुरा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ही जो है हमारी वर्स्ट वाली चीज होती है। मतलब ये आपको जो है फॉर्म्स भी आपको आगे जाके याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्म से समझ में आता है। जब मैंने ये बात किया कि वो सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ मतलब अब उससे कोई कंपैरिजन नहीं होगा, वो सबसे अच्छा है। तो वैसे ही अगर हम बेस्ट की बात करेंगे या वर्स्ट की बात करेंगे या लीस्ट की बात करेंगे तो मतलब इसके आगे और कंपैरिजन नहीं होगा। तो हमने ये देख रहे हैं हम फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। और कुछ उदाहरण सर? अब हम और भी उदाहरण देखेंगे जिसके अंदर मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाई जाती हैं। मतलब पहले हमने देखा जो हमारे शब्द होते हैं उसमें ER और ST लगाते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हमने देखा। ER और EST लगा के होता है। ER और EST लगाते हैं। ओके, तो हमने टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट देखा। पर उसके अंदर एक बात मैंने उस टाइम कही थी कि उसके अंदर सिलेबल सिंगल होता है। आपने एक बार मुंह ओपन किया, वंस यू ओपन द माउथ यू डिलीवर द होल वर्ड। ओके, पर जैसे रिच, टॉल, टॉल एक बार में बोल दिया गया, इसके सिलेबल 1 है। अब ब्यूटीफुल के अंदर सिलेबल 2 है, ब्यूटीफुल। तो आप उसको ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहेंगे, उसको मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कहेंगे। गीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। गीता एक सुंदर लड़की है। तो ये जो ब्यूटीफुल है ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा। ओके, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके। और इसकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल।
Okay. और उसकी सुपरलेटिव डिग्री के आगे लग जाएगा मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, मतलब कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ST, ER और EST ER और EST लगा के हो जाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री चेंज हो जाती है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका एक दूसरे से कोई तीनों शब्द अलग अलग रहते हैं, जैसे आपने बताया गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगा के उसकी जो है डिग्रीज चेंज हो जाती चेंज की जाती हैं, है ना। दिस इज अ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। और कोई प्रकार होते हैं सर? और भी होते हैं, अभी हम आगे देखते हैं उसको। अब हम मोर और मोस्ट के एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे हमने ब्यूटीफुल का देखा था, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार से एक शब्द होता है एक्टिव, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। ठीक है, ही इज मोर एक्टिव देन, समवन इज मोर एक्टिव देन सम अदर पर्सन। ओके, सुरेश इज मोर एक्टिव देन महेश। ठीक है, और ही इज द मोस्ट एक्टिव पर्सन इन द ऑफिस, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील व्यक्ति है। एक शब्द होता है डेंजरस, डेंजरस का खतरा, डेंजर मतलब खतरा, डेंजर मतलब खतरा, डेंजरस मतलब खतरनाक। खतरनाक खतरनाक कहते हैं। तो मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। दिस प्लेस इज मोर डेंजरस देन प्रीवियस प्लेस, previous place, and some places are most dangerous। जैसे कि कोई पहाड़ की कोई घाटी हो तो कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस रिफ्ट इन द होल माउंटेन रेंज। इस पूरे जो है पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर यह जो रिज है, ये जो घाटी है, यह सबसे डेंजरस है। इट इज द मोस्ट डेंजरस रिज फाउंड इन द होल माउंटेन रेंज। अपराधियों के लिए भी डेंजरस यूज किया बिल्कुल जाता है। कर सकते हैं। ही इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल इन लास्ट 10 years। पिछले 10 सालों में जितने अपराधी हुए, इस अपराधी को इन सारे अपराधियों में सर्वाधिक खतरनाक अपराधी माना गया या घोषित किया गया। ऐसे ही एक शब्द होता है केयरफुल, यह भी एक प्रकार की विशेषता एडजेक्टिव है। केयरफुल को मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। ठीक है, इस प्रकार से ये जो हमारा एडजेक्टिव्स का हमारा भाग था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये हमने समाप्त किया। अब आप लोगों को और भी इस प्रकार के एडजेक्टिव्स ढूंढ के और उनकी डिग्रीज चलाना, जिनमें ER और EST लग के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हो सकती है, उन्हें ढूंढ के अपने कॉपी के अंदर पूरी एक लिस्ट तैयार करना चाहिए। इस प्रकार के और भी ढूंढना चाहिए जो कि रेगुलर पैटर्न के हैं, जैसे कि मैंने बताया था बैड, वर्स, वर्स्ट वाला। इस प्रकार के आप ढूंढिए, यही तो अभ्यास है, यह आपको करना होगा। यह हम एक्सरसाइज में भी देंगे। और इसी प्रकार से ये मोर और मोस्ट लगाने वाले जो शब्द हैं या एडजेक्टिव्स हैं, इन्हें आप ढूंढ के अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक। उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है किसी पोजीशन को डिफाइन करना। किसी भी वस्तु, जो किसी भी वाक्य में किसी जो वस्तु है उसकी स्थिति क्या है, उसकी दिशा क्या है, वो कहाँ रखी हुई है, कहाँ है, उसको जब डिफाइन करते हैं, उसको जब दर्शाते हैं, उसको कहते हैं हम प्रीपोजिशन। वैसे इसको कहते हैं, आपने देखा होगा प्रीपोजिशन, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड ऑफ फ्रेज that is used before a noun or pronoun, ठीक है, to show place, time, direction, etc. इसका मतलब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश, वर्ड और फ्रेज, जिससे स्थान, समय, दिशा आदि का बोध होता है। मतलब किसी वाक्य में इन शब्दों का महत्व ये रहता है कि वो किस स्थान पर है,
जो वस्तु है या वो समय किस समय पे वो चीज़ कही गई है, रखी गई है, या फिर कौन सी दिशा में है वो, इसकी जो जानकारी है वो उस चीज़ को दर्शाने के लिए हम ये प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब उदाहरण के तौर पर हम अगर देखते हैं, अनिल कक्षा के अंदर बैठा है। अनिल अगर स्कूल गया तो हो सकता है वो कक्षा के बाहर भी गया हो, चाहे वो प्लेग्राउंड में हो, चाहे वो लाइब्रेरी में हो, चाहे वो लेबोरेटरी में हो, हाँ, पर अभी कहा है वो कक्षा के अंदर बैठा हुआ है। तो कक्षा के अंदर बैठा हुआ है, इसको बोलेंगे अनिल इज सिटिंग इन द क्लासरूम। कक्षा के अंदर बैठा है, उसको सजा नहीं मिली है या रिसेस नहीं हुई है कि वो बाहर जाके अपना लंच कर रहा है, या लाइब्रेरी का या जो है स्पोर्ट्स का पीरियड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी वस्तु की स्थिति को दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए जिन शब्दों का या वाक्यांश का हम प्रयोग करते हैं उसको हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग, बट इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रेपोजिशंस के उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण हम देख पा रहे हैं, अंदर। राहुल इज सिटिंग इन द कार। इन मतलब अंदर, राहुल कार के अंदर बैठा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अबोव, जिसे हिंदी में कहेंगे सर के ऊपर। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द बिल्डिंग। हवाई जहाज भवन के या बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, अबोव मतलब सिर के ऊपर, उसके ऊपर उड़ रहा है। तीसरा है ऑन, मतलब के ऊपर। इसमें और ये दोनों चीजें कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब सर के ऊपर वाली बात होती है तो उसे अबोव बोलते हैं, और सिर्फ ऑन हो तो वो के ऊपर होता है। अब उदाहरण से आप समझ जाएंगे। डॉग इज, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज के ऊपर है, मतलब किताब मेज के ऊपर रखी हुई। इट इज लाइंग ऑन द टेबल। ओके, अगला देखते हैं, अंडर। अंडर मीन्स के नीचे, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज है। डॉग इज अंडर द टेबल। कुत्ता टेबल के नीचे है। मतलब ये जो प्रेपोजिशंस हैं ये आपको उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं कि अभी उसकी स्थिति क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पीछे, बिहाइंड। टॉमी इज बिहाइंड द ट्री। के पीछे खड़ा है। इसमें दिख रहा होगा आपको चित्र में भी, जैसे ये टॉमी है और ये पेड़ के पीछे खड़ा है। पीछे के लिए हो जाएगा बिहाइंड। ये वाला प्रीपोजिशन यूज होता है, टॉमी इज बिहाइंड द ट्री। एक और देखते हैं, नेक्स्ट टू होता है नेक्स्ट टू, साथ में। अजय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू विजय। अजय विजय के बाजू में खड़ा है। ठीक है, अभी और अपन आगे देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अनिल इज स्टैंडिंग नियर द कार। अनिल कार के पास खड़ा है। इसमें जो प्रीपोजिशन है ये आता है नियर। नियर मतलब जैसे हम यहाँ देखते हैं नियर, ये डॉग इसके नियर खड़ा है, पास में, तो इसका मतलब होता है पास खड़ा है। शी इज स्टैंडिंग नियर मी, या मेरा घर जो है नियर मंदिर, हम जैसे एड्रेस में लिखते हैं ना नियर कॉलेज, तो नियर मतलब के पास में है, ऐसा। फिर आता है फ्रंट ऑफ, है ना, इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ। सो शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। वह ताजमहल के सामने खड़ी है। वह ताजमहल के सामने खड़ी है। तो सामने को हम कहेंगे इन फ्रंट। कोई किसी के सामने है तो उसको कहेंगे इन फ्रंट। और नेक्स्ट आता है शिप इज गोइंग अवे फ्रॉम द शोर।
शिप इज गोइंग अवे, शिप मतलब जहाज और शोर मतलब किनारा, जहाज किनारे से दूर जा रहा है। इसमें क्या आता है, गोइंग अवे फ्रॉम द शोर, इसका मतलब ये आता है, देखिए जैसे अवे फ्रॉम मतलब दूर है, इसको हम कहते हैं अवे फ्रॉम, मतलब जा रहा है, अवे फ्रॉम किसके, तट से दूर जा रहा है या किनारे से दूर जा रहा है। तो जहाज किनारे से दूर जा रहा है, से दूर, जो हमको से दूर करना रहता है, बस हमसे दूर जाके, बस इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम अस, मतलब ट्रेन हमसे दूर की तरफ जा रही है। इस तरीके से जो बोलते हैं ये होता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, शी इज सिटिंग बिसाइड्स मी, शी इज सिटिंग बिसाइड्स मी, बिसाइड्स में मतलब वह मेरे बाजू में बैठी है, वह मेरे बाजू में बैठी है, वो मेरे बगल में बैठी है। हाँ, इस तरीके से जो आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ साथ में बैठे हैं, तब कहते हैं उसको बाजू में बैठी है। इन प्रीपोजिशन विल सी नेक्स्ट, जो हमारे अभी तक हमने बहुत सारे देखे, अब उसी श्रेणी में अलग और देखते हैं। बिटवीन, बिटवीन मतलब दो के बीच में जब होता है, जब दो लोगों के बीच में होता है, इन बिटवीन, जैसे शी पुट चीज इन बिटवीन स्लाइस, मतलब स्लाइस के, दो स्लाइस के बीच में, ब्रेड के स्लाइस के बीच में जो हम वो चीज़ लगाते हैं, या जो भी आपका मक्खन लगाते हैं, आलू भरते हैं, जो भी भरते हैं, इन बिटवीन स्लाइस मतलब दो के बीच में जब बोलते हैं। वैसे इसमें है ही इज स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्रीज, वो दो पेड़ों के बीच में खड़ा है। इसमें झूठ रहा है, अगर खड़ा होता तो वो दो पेड़ों के बीच में खड़ा है। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में अगर कोई है, या दो वस्तुओं के बीच में अगर कोई है, तब बिटवीन आता है। नेक्स्ट आता है पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस इज आफ्टर, आफ्टर जैसे यहाँ होता है बिटवीन, बिटवीन मतलब होता है बीच में। फिर पुलिस चोर के पीछे है, पुलिस चोर के पीछे है मतलब आफ्टर थीफ, चोर के पीछे पुलिस पड़ी हुई है, ऐसा। फिर आता है, जैसे देखिए ये है, एक आदमी जा रहा है, इसके ये पीछे कुत्ता है। डॉग इज रनिंग अक्रॉस द ग्राउंड, कुत्ता मैदान के आर पार भाग रहा है। रनिंग अक्रॉस, इसको हम कहते हैं अक्रॉस, यहाँ प्रीपोजिशन है, मतलब जो कुत्ता है वो पूरे ग्राउंड में इधर से उधर जो है आर पार भाग रहा है। जैसे स्विमिंग में पूल में है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अक्रॉस द पूल स्विमिंग करते हैं, वैसा। तो मैदान के आर पार होता है। फिर होता है, ये होता है माई फोन रैंग इन मिडल ऑफ द मूवी, रैंग मतलब ये सेकेंड फॉर्म हो गया, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग हो जाता है। अभी हम आपको अगर टेंस जब बताएंगे, वर्ब्स बताएंगे, तभी आपको और समझ में आएगा। माई फोन रैंग इन मिडल ऑफ द मूवी, मेरा फोन मूवी के पिक्चर के बीच में बज उठा, या मेरा फोन मूवी के बीच में बजा, बजा मूवी के बीच में, मतलब मूवी चल रही थी उस दौरान ये हो गया। तब ये जो है मिडिल जो है के बीच में, मेरा फोन के बीच में। या फिर ये कहते हैं इन द डांस शी वॉज स्टैंडिंग मिडल ऑफ द रो, मतलब किसी भी रो के बीच में वो खड़ी हुई थी। इस तरीके से बीच में का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं ही इज ओनली प्लेयर अमंग ऑल द बॉयज। अमंग का इसमें हमने देखा दो से अधिक के बीच में, बिटवीन दो के बीच में होता है, और जो अमंग होता है बहुत सारों के बीच में, जो कोई एक है उसको अमंग बोलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं ही इज द ओनली प्लेयर अमंग ऑल द बॉयज, मतलब जितने भी बॉयज थे, जितने भी बॉयज वहाँ आए हुए थे या वहाँ बैठे थे, उसके बीच में वो एक अकेला था, वो प्लेयर था। बाकी कुछ लोग कोई और, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई स्टूडेंट होगा, वॉट एवर इट इज़। तो ये बीच में जो है अमंग का उपयोग आता है कि जब हम सारे लड़कों में या दो से अधिक के बीच में, जैसे दो से अधिक के बीच में है, अगर दो लड़कों के बीच में होता तो बिटवीन टू बॉयज ही वॉज अ प्लेयर, इस तरीके से आचा। इसके बाद ये है कि द कैट इज रनिंग अराउंड द चेयर, द कैट इज रनिंग अराउंड द चेयर। अराउंड द चेयर मतलब कुर्सी के चारों ओर,
है ना। हम ये भी बोलते हैं कि ही वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे जो है दुनिया में के आसपास वो घूम रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ कहाँ हो रही है इसको दिखाता है। पीछे हो रही है, आगे हो रही है, साइड में हो रही है, दो लोगों के बीच में हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, क्या पोजीशन है, इन सारी चीज़ों को जब हम दिखाते हैं, whenever we'll describe that where is the position of particular thing, then only we use this preposition. We use preposition for just indicating that time, that direction, that position. That's why this is known as a preposition. So we have completed so many preposition. Okay.